था 19 अनुच्छेद 19 तक आप लोगों से चर्चा किया था कि जिसमें क्या था जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो था नहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक आपको बता दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में 6 प्रकार के क्या है अभिव्यक्ति की बात की गई है। उसमें क्या क्या बताया था कि कोई व्यक्ति संगठन बना सकता है, कोई व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति कर सकता है, कोई व्यक्ति अपना क्या है शांतिपूर्ण क्या हुआ है कोई आंदोलन कर सकता है, कोई व्यक्ति पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र में सेंसिटिव एरिया को छोड़ के कहीं पे भी विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं और कहीं पे भी बच सकते हैं। और चौथा लास्ट था कि अपने योग्यता के अनुसार कोई भी व्यवसाय या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई किसी का कुछ नहीं है। तो ये 6 प्रकार के जो फ्रीडम है वो आपको बताया जाता है आर्टिकल 19 में या 19 में बताया गया है। अब आते हैं हम आर्टिकल 20 में। देखिए आर्टिकल जो 20 है यानी अनुच्छेद जो 20 है इसमें ये बताया गया कि देखिए लोग हैं तो अपराध करेंगे ही करेंगे। कोई ऐसा युग नहीं है और कोई ऐसा समाज और धर्म नहीं है जिस धर्म के लोग अपराध नहीं करते। तो अपराध तो हो ही जाता है सभी से, सब एक जैसे नहीं हो सकते हैं, तो अपराध सब होंगे। लेकिन अपराध हो जाने पर अब जो अपराध करता है तो उनको कैसे उसके साथ ट्रीटमेंट किया जाए या उनको कुछ अधिकार दिया जा सकता है कि नहीं दिया सकता। मान लो कोई अपराधी है तो उनके साथ किस तरह से बर्ताव होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने गांधी जी का एक स्टेटमेंट सुना हुआ कि जो अपराधी है उससे घृणा मत कीजिए बल्कि अपराध से घृणा कीजिए। यानी जो हमारा ऑफेंस है उससे हमें क्या होना चाहिए, उससे हमें दूर रहना चाहिए, बल्कि क्या है व्यक्ति से दूर नहीं होगा। दुनिया में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होगा जिन्होंने छोटा मोटा अपराध ना किया हो। और जो बड़े अपराध करते वो तो जेल जाते ही है। छोटे मोटे अपराध करना हर व्यक्ति से होता रहता है, चाहे वो जाने में हो जाए चाहे अनजाने में हो, तो वो होता रहता है। अब मान ले कोई व्यक्ति अपराध कर लिया, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है अनजाने में ही अपराध कर लिया, जाने तो करते रहते हैं। जैसे मान ले कोई रोड से जा रहा है और किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने किसी को एक्सीडेंट कर दिया, मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तो आप ये बताइए कि मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, अब उस एक्सीडेंट में उनको दोषी पाया गया और जो व्यक्ति जा रहे थे पैदल उनका डेथ हो गया, मृत्यु हो गया, तो कहीं ना कहीं ये आरोप लग जाएगा कि उन्होंने क्या एक्सीडेंट किया, तो उनका सजा होना चाहिए। अब सजा होगा तो सजा उनको देना चाहिए। अब मान ले उसमें उनको 10 साल का सजा हुआ, अब क्या होगा कि एक्सीडेंट करने में जब नहीं पकड़ा गया, मतलब तुरंत एक्सीडेंट करेगा तो भाग ही जाता है और एक एक्सीडेंट के साथ और 2-3 एक्सीडेंट और कर लेता है। तो देखिए एक व्यक्ति है 2-3 जगह एक्सीडेंट करता है और हर जगह व्यक्ति क्या है डेथ हो जाता है। तो आप बताइएगा कि डेथ के जो ये 3 मान लिया डेथ हुआ, तो क्या व्यक्ति को 3 व्यक्ति के अलग अलग मरने के अनुसार सजा होगा या उन्हें व्यक्ति को मारा है उसी के अनुसार उनका सजा होना चाहिए। देखिए हमारा जो आर्टिकल 20 ये बताता है कि जो भी व्यक्ति कोई भी अपराध करेगा तो अपराध के लिए उसका जो दोष सिद्धि है यानी जो उसका जो उस पर ऑफेंस लगाया जाता है उसके बारे में ये बात करता है। इसमें बताता है कि अगर एक व्यक्ति एक ही तरह के कोई अपराध करता है तो उनको एक ही तरह के अपराध में एक ही बार सजा होगा। जैसे अभी आपको बता कि एक व्यक्ति ने 3 एक्सीडेंट किया और तीनों एक्सीडेंट में व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मतलब दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उनको 3 सजा नहीं मिलेगा बल्कि उनको एक ही सजा मिलेगा। तो ये बात पहली बार बताई गई है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है और वो जेल में होता है या उसको पकड़ लिया जाता है तो पुलिस या जो हमारे जुडिशरी सिस्टम है तो उनको अपने अपराध पर गवाही देने के लिए कहा नहीं जा सकता, फोर्स नहीं किया जा सकता है। या अगर आपने पुलिस स्टेशन में अगर कोई गवाही दी है अदालत में वो गवाही मान्य नहीं होगा। गवाही मजिस्ट्रेट के सामने मान्य होगा। गवाही किसके सामने होगा, जो भी मजिस्ट्रेट होगा उनके सामने दिया गया गवाही माना। पुलिस के सामने देखिए पुलिस का काम न्याय करना नहीं है। पुलिस का काम क्या होता है, अपराधियों को पकड़ना, अपराधियों को क्या है अपराध करने से रोकना, ये है पुलिस का काम। पुलिस का काम न्याय दिलाना नहीं है। लेकिन अनजाने में बहुत सारे गलतियां हो जाता, पुलिस से भी हो जाता और लोगों की जो
लैक ऑफ नॉलेज है, उसके कारण भी बहुत सारी चीज होता है। पुलिस का काम क्या है? न्याय दिलाने के लिए अलग से सिस्टम हमारे पास है, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। पुलिस का काम होता है किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना, या अपराध किया है तो उसको पकड़ के न्यायालय तक पहुंचाना। तो दूसरी बात है कि कोई व्यक्ति है तो उसको क्या है कि अपने जो भी अपराध उन्होंने किया है उसके लिए उनको गवाह नहीं बनाया जा सकता है। तो वो खुद बोले कि मैं अपराध करूं, उसको मान्य नहीं किया जाएगा, और पुलिस स्टेशन पर दिया हुआ गवाही मान्य नहीं होता है। हाँ जी। तीसरा इसका है, तीसरा ये बोला गया कि जो भी कानून बना है, इस समय जो कानून बना है उसी कानून के अनुसार उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए? सजा होना चाहिए। आप कैसे समझिएगा? बहुत दो तीन आपको एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए पहले क्या था कि जो युवा या वयस्क होने का उम्र 18 साल था। 18 साल का कोई भी लड़का लड़की होगा तो उसको वयस्क माना जाता था। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा एक कांड हुआ था, निर्भया कांड, दिल्ली में 2012 में। उस घटना के बाद क्या है, ये जो, क्योंकि उसमें एक जो लड़का था वो क्या था, 17 साल का था, और वो क्या था, उनको फांसी नहीं हुआ था, आप लोग जानते हैं। अगर मान लेते हैं कि उसमें 18 साल था, लेकिन क्या है, जब 18 साल का कानून है कि वयस्क नहीं होगा, तो 17 साल अगर 11 महीना 29 दिन भी उनका उम्र है तो उनको फांसी नहीं होगा होगा समझ लीजिएगा। उनको क्या है कि वयस्क की तरह उनके ऊपर ऑफेंस या जो भी न्याय होता नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जैसा कानून जिस समय चल रहा है, अगर कोई उस समय वो अपराध करता है तो उसी समय उस व्यक्ति को उसी कानून के अंतर्गत सजा दी जा सकती है। उस अपराध करने के बाद जो कानून बनेगा उसके अनुसार उनका सजा नहीं होगा। अगर देखिए 2016 में आप लोग जानते हैं कि ये जो वयस्क का जो उम्र है 18 से घटा के क्या है 16 साल कर दिया। लेकिन जानते हैं 18 में भी उनको फांसी नहीं हुई थी। तो देखिए 18 में फांसी उनको क्यों नहीं होता 17 साल वाले लड़के का? इसलिए नहीं होता कि जब उन्होंने अपराध किया था तो उनका उम्र 18 साल से कम था। लेकिन वर्तमान में अगर कोई 16 साल से एक दिन भी कोई व्यक्ति है, अगर वो कोई इस तरह का अपराध करेंगे तो उनको वयस्क की तरह के साथ ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये है। दूसरी बात, आप लोगों ने सुना ट्रिपल तलाक वाला कानून। ट्रिपल तलाक कानून जिस दिन पारित हुआ उससे पहले जितने ट्रिपल तलाक दे दिया उनके साथ कोई अपराध नहीं, उनके साथ कोई कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब जिस दिन कानून बन चुका है उसके बाद कोई ट्रिपल तलाक देता है तब उनके साथ ये कानून होगा। जैसे कि देखिए भारत में पहले जो ट्रिपल तलाक के कानून का जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो मथुरा में हुआ था। आप जानते हैं कि उत्तराखंड के जो शाहबानो है उन्होंने ट्रिपल तलाक पर जो पीएल दाखिल किया था उसके कारण से कानून बना है। ये शिक्षा की रहने वाली थी, मतलब है वाली थी, क्या है। तो आर्टिकल 20 में ये बताया गया है कि जो अपराध है या कह सकते जो अपराधी होता है, या अपराध जो होता है तो अपराधों के दो सिद्धि ऑफेंस से संबंध से संबंध। इसमें 3 प्रावधान है। नंबर 1 है अपराधी गवाही नहीं बन सकता है, गवाही नहीं दे सकता है, अपने केस में गवाही नहीं दे सकता है। दूसरे केस में तो दे सकते हैं, अपने केस में नहीं दे सकता। उसके बाद क्या है, पूर्व पूर्व बना कानून के तहत सजा। जो कानून अपराध करने से पूर्व बना था उसी से उनको सजा होगा। और तीसरा है दोहरा सजा से
एक व्यक्ति को एक अपराध से, एक ही तरह का अपराध पे उनको दो तीन सजा नहीं होगा, एक ही अपराध में मतलब दो तीन अपराध अगर एक जैसा करेंगे तो उनको एक ही सजा होगा। तो आर्टिकल 20 क्या कहते हैं, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के लिए, दोष सिद्धि से संबंध। तो इसमें देखिए तीन चीज है। एक, अपराधी अपने मुकदमे में गवाही नहीं दे सकता है, अगर वो चाहे। अगर कोई खुद से सवाल करे तो फिर भी वो मजिस्ट्रेट के सामने करेंगे, पुलिस के सामने मान्य नहीं होगा। दूसरा, पूर्व बना कानून के तहत सजा मिलेगा। जो भी पूर्व अपराध करने से पहले जो कानून बना है, बिफोर ऑफ द ऑफेंस, तो उसी के अनुसार उनको सजा मिलेगा। और क्या, डबल पनिशमेंट नहीं मिलेगा। एक ही तरह के अपराध पर डबल पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जानना चाहिए सभी को। आर्टिकल 20, देखिए अधिकतर क्या है, पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं और उनको क्या है, मतलब डरा धमका के बहुत सारी चीज वो करने लगते हैं। तो ऐसे नहीं कर सकते पुलिस वाले, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज होता है, सत्ता का उस तरह से वो भी अपना पावर होता है, वो उसका भी इंप्लीमेंट होता है। इसलिए बोल रहा कि हमारे यहाँ पे पुलिस का अभी तक क्या है, जो व्यवहार है वो औपनिवेशिक काल का है, उसमें बहुत सारे सुधार होना चाहिए। वो सुधार धीरे धीरे होगा, कब होगा, जब भी होगा। अब है आर्टिकल 21। देखिए इसमें क्या है, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, या इसको अगर थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जिसे कहते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक, प्राण एवं दैहिक, इसको कहते हैं राइट टू लाइफ, लाइफ कहा जाता है। ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि वो अपने जीवन को किस तरह से जिए, उस पर कोई दूसरा व्यक्ति इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसमें आप लोगों ने सुना था 2017 में एक और कानून पारित हुआ था इसी आर्टिकल के तहत, जिसे राइट टू प्राइवेसी कहा जाता है। क्या कहते हैं, राइट टू प्राइवेसी या निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। इसमें यह बात बताई गई है कि कोई व्यक्ति है, व्यक्ति मतलब यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों, व्यक्ति का मतलब क्या, केवल पुरुष नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों। कोई व्यक्ति है तो वो किससे शादी करेगा, मतलब उनको शादी करने की स्वतंत्रता, कौन सा व्यवसाय करे, क्या खाना, खाद्य पदार्थ क्या खाए, क्या पहने, ठीक है, किसके साथ रहे, यानी जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप बहुत सारा चल रहा है। तो हाँ? अरे क्लास में छिपाती से, ठीक है, बात तो खाने पहनने, और क्या है, शादी किसके साथ रहे, क्या करे, ये सारे जो चीज है जिसे कहते हैं निजता, तो या प्राइवेसी, तो इनके क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मौलिक अधिकार माना है, फंडामेंटल राइट माना है। फिर भी समाज में थोड़ा सा अपवाद आ ही जाता है अभी भी। शादी ब्याह में एक ही धर्म में भी क्या है, अलग अलग कैटेगरीज है, तो हिंदू मुस्लिम सब में अलग अलग है। हिंदू में जो ब्राह्मण है वो क्षुद्र शादी नहीं करते, बहुत सारे केसेस बनते हैं जिसमें आप लोगों ने ऑनर किलिंग का नाम सुने होंगे। मुस्लिमों में भी क्या होता है, शिया सुन्नी और भी बहुत सारे उनमें अलग अलग कैटेगरीज होते हैं।
तो उसमें भी क्या एक जैसा शादी नहीं हो सकता है, बहुत सारे क्या था दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सारे क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये निजता का अधिकार है, प्राइवेसी है, ये व्यक्ति कोई 18 साल का ऊपर से कोई व्यक्ति है तो वो अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अगर वो खुद से जीना चाहे, जैसे भी जीना चाहे, वो अपने हिसाब से जी सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अधिनियम लाया गया था निजता का अधिकार, ये 2017 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और युवाओं के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल शहरी जीवन क्या है, गांव के जीवन से थोड़ा सा हट के होने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़ा सा देर से शादी करने लगे और बहुत सारे चीज होने लगे। तो उसके लिए क्या होता है, ये चीज बहुत जरूरी है। तो लेकिन जो परंपरावादी है वो इसको मानते नहीं है। परंपरावादी के लिए उनको लगता है कि ये पाप कर रहा है, लेकिन जो आधुनिकता से कहते हैं उसमें इसको सही माना जाता है। उसके बाद देखिए, ये आर्टिकल जो 21 है, इसमें एक चीज आप लोगों ने सुना होगा, तो 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन की बात की गई। ठीक है, इसके लिए हमारे संविधान में संशोधन किया गया था 2002 में। 2002 में हमारे संविधान में संशोधन किया गया था 86। कितने संशोधन किया गया था, 86 पे संशोधन किया गया था, संशोधन किया गया था। इसके अंतर्गत आप लोग देखा होगा, आरटीई के नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो इसके अंतर्गत क्या है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, यानी फ्री एजुकेशन की बात की गई। इसके लिए आप लोगों ने जानते हैं जो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था हमारे। समझिएगा, इसके अंतर्गत क्या आरटीई आती है, आरटीई राइट टू एजुकेशन आता है, इसको शिक्षा का अधिकार कहा जाता है। तो 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया था पूर्ण रूप से। पहले संविधान में संशोधन तो हो गया था, लेकिन क्या बाद में इसको लागू किया गया था। तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत क्या है, जो निःशुल्क शिक्षा यानी फ्री एजुकेशन की बात की गई है, 6 से लेकर 14 वर्ष। अभी देखिए, बात जो नया शिक्षा नीति आई है 2020 में बना था, आप लोगों को एक और मालूम होना चाहिए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, ये सबसे पहले उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। ये भी आपको मालूम तो होना चाहिए, आप लोग शिक्षा से जुड़े इसमें पेपर करने जा रहे हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सबसे पहले उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, जो 2020 में इसे पारित किया गया था। इसमें क्या है, देखिए अभी जो न्यू शिक्षा है पॉलिसी लाया गया है, इसमें अभी धीरे धीरे क्या है, इसमें 12 तक यानी 12 तक की एजुकेशन क्या है फ्री करने की बात चल रहा है। और 6 क्लास से क्या है, टेक्निकल एजुकेशन देने की बात चल रहा है। टेक्निकल एजुकेशन क्या है, 6 क्लास। अभी देखिए, अभी टेक्निकल एजुकेशन 10th के बाद दिया जाता है, तो वो घटा के क्या 6 तक करने की बात चल रहा है। बहुत सारे चेंज उसमें किया जा रहा है। तो वो उसमें हम बात नहीं करेंगे, वो नीरज सर आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत सारे चीज उसमें चेंज किए गए। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को क्या फ्री एजुकेशन देने की बात है, ये आर्टिकल क्या है 21 में ये बात की गई है। तो इसको आप दीजिएगा, तो जीने के अधिकार या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ की बात की गई है। तो इसको ध्यान रखिएगा, और निजता अधिकार या प्राइवेसी इसको याद रखिएगा। अब आता है आर्टिकल 22 या 22। देखिए, आर्टिकल 22 थोड़ा सा बहुत ही इम्पोर्टेंट है आजकल के युग में, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये व्यक्ति को क्या है, जो पुलिस वगैरह है उससे संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, आर्टिकल जो 22 है, ये क्या कहता है कि जो व्यक्ति ऑफेंस करता है या नहीं करता वो अलग बात है। देखिए, एक बात और समझ लीजिएगा, देखिए आर्टिकल 20 ये भी बताता है ना कि कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं होता है तब जब तक न्यायालय उसको सजा ना दे। मान लेते मैं कोई अपराध किया हूँ नहीं किया वो अलग बात है, अगर मुझे पुलिस पकड़ के भी ले जाए तब तक मैं अपराधी नहीं हूँ, जब तक न्यायालय जिस दिन मुझे सजा देंगे तब मैं अपराधी कहलाऊंगा।
इसलिए अगर कोई व्यक्ति बहुत ही क्रूर अपराध नहीं करता है तो पुलिस उनको हथकड़ी नहीं लगा सकता है। तो वो क्या है, अनुच्छेद 22 में बताया गया है। अनुच्छेद 20 में ये बताया गया है कि अपराधी या कोई व्यक्ति अपराधी तब माना जाएगा जब उनको न्यायालय द्वारा सजा दे। पुलिस अगर गिरफ्तार कर लेते हैं या लेती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपराध किया है। ध्यान दीजिएगा। तो 22 में ये बताता है कि जो गिरफ्तारी होता है, जो अरेस्ट किया जाता है, उसके संबंध में बताया गया है। ठीक है, जो गिरफ्तारी, गिरफ्तार गिरफ्तारी ये गिरफ्तारी, गिरफ्तारी से छूट, से राहत। ठीक है, ये जो गिरफ्तारी होता है ना, ये दो तरह के होते हैं। एक सामान्य स्थिति में गिरफ्तारी होता है और एक क्या है, डिटेंशन जिसे कहते हैं, इसको निरोधक कहा जाता है या डिटेंशन जिसे कहते हैं। दो तरह की गिरफ्तारी होता है, यानी अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः जिसको गिरफ्तार किया जाता है, सामान्यतः ये नियम है कि व्यक्ति के अपराध करने के बाद, अपराध करने के बाद गिरफ्तार किया जाता है। करने के बाद कोई व्यक्ति अपराध किया है, उसके बाद जो गिरफ्तारी होता है उसको सामान्य गिरफ्तारी कहा जाता है। निरोधक किसे कहते हैं, अपराध करने से पहले कोई व्यक्ति अपराध अभी तक किया नहीं है लेकिन करने की संभावना है, तो उसी को निरोधक या डिटेंशन किया जाता है। हाँ जी। तो उनका क्या है, डिटेंशन या निरोधक किया जाता है। और सामान्य जो होता है, जनरल जो गिरफ्तारी होता है या अरेस्ट होता है, वो अपराध करने के बाद होता है। हाँ जी। पुलिस अगर कोई जानकार है तो पुलिस किसी को ऐसे उठा नहीं सकते, पूछताछ कर सकते हैं। उठाना और पूछताछ करना अलग अलग चीज होता है। इसे जानकारी ले सकता है, लेकिन क्या है, गिरफ्तार करना अलग चीज होता है। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा FIR का नाम सुना होगा। ठीक है, किसी का प्रति अगर FIR है तो इसका मतलब उसने अपराध नहीं किया है, ऐसे अभी कोई साबित नहीं हो चुका है। अगर मान लीजिए मेरे खिलाफ अगर किसी व्यक्ति ने FIR दर्ज किया, पुलिस ने FIR निकल दिया, तो मैं अपराध हूँ, अभी तक क्या है, ये सिद्ध नहीं है। क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। यानी कोई घटना होता है तो प्रथम जो सूचना पुलिस को प्राप्त होता है उसी को FIR कहा जाता है। समझिएगा, FIR दर्ज करना या FIR के माध्यम से किसी को उठा लेना या गिरफ्तार करने का मतलब ये नहीं है कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, अभी तक अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। समझिएगा, तो ये क्या है, प्रथम सूचना होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं FIR को। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। अब देखिए 22 में क्या क्या बताई गई है, पहली बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 22 में ये बताया कि अगर मान लेते हैं सामान्य परिस्थिति में बोल रहा हूँ, सामान्य यानी जनरल कंडीशन में बोल रहा हूँ। सर मैं अब एक क्वेश्चन पूछ लूं। हाँ, पूछिए पूछिए। सर ये जो आपने बताया ये निरोधक के अपराध करने से पहले कि जैसे FIR दर्ज कराई तो फिर उसके उसके तहत भी गिरफ्तार कर सकते हैं क्या उसे पूछताछ के लिए। हाँ, गिरफ्तार तो देखिए, पूछताछ के लिए देखिए, पूछताछ का मतलब गिरफ्तार नहीं होता है, पहले समझ नहीं होगा। पूछताछ का तो मतलब जैसे आपने कहा ना FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हाँ, ठीक अच्छा। है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब कि जैसे मान लेते कोई थाने में मेरे खिलाफ आपने कोई शिकायत किया है, तो पुलिस मेरे पास, वो FIR दर्ज हो गया, पुलिस मेरे पास आएगा। अगर कोई जघन्य अपराध नहीं है, मान लेते जघन्य मतलब क्या था, बहुत ही क्रिशियल अपराध नहीं है, सामान्य अपराध है, तो पुलिस पूछते क्या है, थाने में आकर मुझसे पूछताछ कर सकते, गिरफ्तार नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई जानकर व्यक्ति है, अगर जानकर व्यक्ति नहीं होगा तो उसको बैठा के रख देंगे, उसको बैठा के रख देंगे, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकता। ठीक है, आजकल मीडिया वगैरह हो गया, पहले के जमाने में क्या होता है, क्या जहाँ पे लोग जानकार नहीं होते उनको क्या अंदर बैठा लेते हैं, सोचते कि 5-2 घंटे रहेंगे तो घर वाले 4-5 हजार दरोगा को दे देंगे, छोड़ देंगे। फिर आप लोग जानते हैं कि अगर थोड़ा सा सोचेंगे, दरोगा का पावर क्या होता है, बड़े बड़े जज से ज्यादा होता है।
कि वो मिनटों में केस सॉल्व कर देता है, और जज क्या होता है सालों भर लगाते हैं, और उसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, पैसा, रिश्वत चलता है ना, तो रिश्वत से बहुत सारे केस क्या होता है उस तरफ से करते हैं, तो उसको 4-5 हज़ार रुपये आ जाएगा, क्या दिक्कत हो रहा है, 1 घंटा 2 घंटा बैठा रहेंगे। ये बहुत सारे क्या होता है, ये सही नहीं है, रूल नहीं है, नियम नहीं है, लेकिन होता है, लगभग अधिकतर लोग ऐसे करते हैं, इसीलिए तो दिक्कत है। अब देखिए मणिपुर में घटना कैसे हुआ, या कहीं पे भी ऐसे देखिए, कोई भी दंगा होता ना, दंगा अगर पुलिस चाहे 24 घंटे से 1 घंटा भी दंगा नहीं हो सकता है। पुलिस के पास इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है और इतना ज्यादा उनके पास हथियार वगैरह वगैरह इंफॉर्मेशन होता है, तो नहीं करवा सकते। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है, इनमें बहुत सारे लोग, पुलिस है, नेता है, कम्युनिटी यानी समाज के भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तभी ये होता है, ऐसे नहीं होता। पुलिस को आप बताइए, हरियाणा में पत्थरबाजी ये वगैरह हुआ है, क्या पुलिस को सूचना नहीं था क्या, सबको सूचना था, हर जगह होता है। अब पूरे भारत को उठा के देखिएगा, भारत में हर कोई जानता है कि दंगा होने वाला, हर बड़े नेताओं को मालूम होता है कि जो उस क्षेत्र के होते हैं। लेकिन क्या होता है, वोट बैंक का राजनीति होता है, वो थोड़ा सा घातक हो ही जाता है कभी कभी, इसको मालूम नहीं होता, इतना इन्फॉर्मेशन होता है, तो वो अलग बात है, ये सब होते रहते हैं, बड़े शहरों में छोटे छोटे घटनाएं होते रहते हैं। ठीक है, पहली बात ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर मान ले किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, मान लेते हैं आज 12 बजे किसी यानी सुबह 12 बजे क्या है किसी को गिरफ्तार कर लिया, मान लेते हैं, तो क्या है कल 12 बजे तक, मान लेते हैं आज क्या है 10 तारीख है, 10 क्या है अगस्त है, कल हो जाएगा 11 अगस्त, तो 11 अगस्त के 12 बजे से पहले मुझे किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, यानी 24 घंटा। पुलिस के पास कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। अगर किसी को गिरफ्तार, देखिए इसलिए जल्दी गिरफ्तार नहीं करते, ध्यान देखिएगा, गिरफ्तार करने का मतलब 24 घंटे में उसको पेश करना पड़ेगा। आप लोगों ने बहुत सारे केस सुने होंगे या पिक्चर में देखा होगा कि पुलिस वाले क्या होता है एफआईआर दर्ज ना करके उसको बंद करके उसे टॉर्चर करते हैं, बहुत से लोग क्या होता है जेल में ही मर जाते हैं, या एफआईआर क्या होता है मजिस्ट्रेट सामने पेश ही नहीं करते। तो 24 अगर किसी पुलिस ने या पुलिस के जो भी थाना या जो भी उसके चौकी होता है या कोई पुलिस ऑफिसर है, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है यानी अरेस्ट कर लेता है वारंट के आधार पर, तो उन्हें 24 घंटे के अंदर जो अपने जो नजदीक वाला जो मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट मतलब जो न्यायाधीश होता है या न्यायालय होता है, उनके सामने उनको पेश करना पड़ेगा। पहला कंडीशन है, अगर नहीं पेश करता है तो वो व्यक्ति या उस व्यक्ति से संबंधित कोई व्यक्ति या कोई एनजीओ या कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ क्या है PIL दाखिल कर सकता है, जनहित याचिका दायर कर सकता है। अगर वो व्यक्ति या उस पुलिस अधिकारी अगर सटीक जवाब नहीं दे पाएंगे तो उस पुलिस ऑफिसर पर क्या होगा, आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, हुआ है, लेकिन लोग इसलिए पुलिस वाले क्या होता है जल्दी गिरफ्तार नहीं करते, जो जानकर व्यक्ति होता है उनको जल्दी गिरफ्तार नहीं करते। पहला एक्सक्यूज मी कंडीशन। सर। हाँ बताइए। सर जो डीके बसु वाला केस था वो आर्टिकल 22 से रिलेटेड है? कौन सा कौन सा? डीके बसु वाला केस था ना जिसमें जो गिरफ्तारी से रिलेटेड कुछ था, उनमें जो उनकी सेफ्टी के लिए कुछ केसेस हुआ था, डीके बसु वाला। हाँ हाँ हाँ, अभी बताऊंगा उसके सारे पहले पूरा खत्म होने में फिर आपको उस चीज का, ठीक है, पूरा खत्म होने में ओके। पहले तो सामान्य ओके। बता रहा हूँ निरोधक, पहले खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो पूछ लीजिएगा। तो देखिए पहला कंडीशन क्या है कि व्यक्ति का अगर गिरफ्तार होता है या उस, अभी व्यक्ति बोलिए अपराधी मत बोलिएगा, जब तक न्यायालय सजा नहीं देंगे तो उसको अपराधी नहीं बोलेगा। तो जिस पर दोष लगाया गया या जो व्यक्ति है अगर उसको अपराधी के रूप में अगर गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसको किसी नजदीक वाले मजिस्ट्रेट सामने पेश करना पड़ेगा। अगर पुलिस वाले ऐसे नहीं करते हैं, मान लेते किसी कंडीशन से, तो व्यक्ति या उस व्यक्ति से संबंधित कोई भी व्यक्ति क्या है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। इसे क्या माना जाएगा, मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा, और उस ऑफिसर पर क्या होगा, कार्रवाई की जाएगी। ऑफिसर पर क्या करेगा, कार्रवाई की जाएगी। पहली कंडीशन तो है। दूसरी कंडीशन है, जो भी अपराधी या जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, वो किसी अपने या अपने मन पसंद
दूसरा कंडीशन क्या है, अपने मनपसंद व्यक्ति से विधिक सलाह ले सकता है, सलाह ले सकता है। यानी अपने मनपसंद किसी वकील या कोई भी जो विधि के जानकार होता है, लॉ के जानकार होता है, तो उसके सलाह ले सकता है कि मैंने अपराध किया हूँ, उसका क्या क्या करना चाहिए। तो ये क्या है, पुलिस वाली नहीं रोकेंगे। अपने मनपसंद जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, उस व्यक्ति को अपने मनपसंद व्यक्ति से विधिक सलाह ले सकता है। यानी कोई भी विधिक सलाह होता है, मतलब क्या होता है, लॉ एडवाइजर जो होते हैं, तो लॉ एडवाइस ले सकते हैं। तीसरी कंडीशन ये है, जो महिलाएं हैं, अगर महिलाएं कोई जघन्य अपराध नहीं किया है, जघन्य मतलब बहुत सारे क्या है, मर्डर वगैरह ना की हो, छोटा मोटा किया, तो महिलाओं को रात के 6 बजे के बाद, यानी शाम के 6 बजे के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 6 बजे के बाद गिरफ्तारी से छूट, इनको महिला सामान्य अपराध की बात बोलो, जघन्य अपराध की नहीं, सामान्य अपराधी। दूसरी बात, अगर महिला को पकड़ना है, उनको गिरफ्तार करना है, या घर में छापा करने के लिए अगर कोई पुलिस वाले आते हैं, तो उनके साथ क्या है, महिला पुलिस होना जरूरी है। अब गांव में महिला पुलिस तो होते ही नहीं है, अब बताओ क्या होगा। इंडिया में तो पुलिस की इतनी ज्यादा कमी है, 1,000 व्यक्ति पर लगभग 33 लगभग ऐसे पुलिस है, बहुत ज्यादा कमी है। तो कैसे हो पाएगा, 1 लाख पर, सॉरी 1,000 नहीं, 1 लाख पर 33 पुलिस है। तो 6 बजे के बाद महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता अगर सामान्य अपराध किया है तो। दूसरी बात है, घर में अगर कोई छापामारी करना है या तलाशी लेना है या महिला को अगर गिरफ्तार करना है, तो पुलिस पुलिस के साथ साथ महिला पुलिस भी होनी चाहिए, क्योंकि महिला को गिरफ्तार पुरुष पुलिस नहीं कर सकते। पहली बात, ये भी क्या है, बहुत ही जानकारी होना चाहिए लोगों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानकारी होना चाहिए। तीसरी बात क्या है, पहले समझिए। तीसरी बात यह है कि जो व्यक्ति अपराध करता या नहीं करता, उनको गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, उनको किसी भी प्रकार से चोट नहीं पहुंचाया जा सकता है, जब तक मजिस्ट्रेट के सामने नहीं उसको चोट पहुंचा। लेकिन क्या होता है, टॉर्चर करते हो अलग बात है, चोट पहुंचाने का भी प्रावधान नहीं है। तो ये जो है सामान्य परिस्थिति में इसकी बात की गई है। अब आता है विशेष परिस्थिति, जिसको कहते हैं आप लोग निरोधक या डिटेंशन की बात करते हैं। डिटेंशन में देखिए क्या होता है, डिटेंशन क्या है, अपराध को रोकने के लिए किया जाता है। निरोधक या डिटेंशन, निरोधक कानून कहते हैं इसको, डिटेंशन लॉ कहा जाता है। इसमें मान लेते जैसे, आप इसका ज्वलंत उदाहरण आप लोग थोड़ा जम्मू कश्मीर में देखेगा। आप लोग को मालूम होगा 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। उसमें देखिए बहुत सारे नेताओं को घर में नजरबंद कर दिया गया था, या जो बड़े नेता थे उनको घर में नजरबंद कर दिया था, और कुछ जैसे असामाजिक तत्व जैसे लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन क्या है, अगर वो नेता बाहर आकर कोई भाषणबाजी करता, तो कोई हेट स्पीच देता, तो उससे हिंसा भड़क